है, ठीक है, इस पे लाइट के पार्टिकल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल 1 सेकंड में आ गए, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, इस पे जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है ये वैल्यू होती है इंटेंसिटी होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर यूनिट सेकंड में उसमें कितने नंबर ऑफ ऐसे वेव पास हो रही हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों अलग अलग चीज होती है। अब आपको क्या समझ में नहीं आया ये पूछो। ओके सर, समझ गया सर। सर मेरा एक और डाउट है सर, इंटेंसिटी सर जैसे बढ़ाएंगे सर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? नहीं, ऐसा कोई जैसे लिखवाया है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। आप अच्छा इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो ऐसे भी तो हो सकता है कि आप कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ लाइट्स एक पर्टिकुलर शीट पे ज्यादा गिरा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी आपने कहाँ बढ़ाई? ओके फ्रीक्वेंसी सर। लाइट की, ठीक है। ओके सर। चलिए बेटा, और किसी का कुछ डाउट है? सर मेरा एक डाउट है। बोलो। सर आपने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से बनी हुई है। तो सर इसका मतलब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं सर? मैग्नेटिक वेव से, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा बोलो। तो सर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर? जी बेटा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो सर उसमें भी तो वे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है और उसे कॉइल के साथ में लगा के, ऐसा नहीं होगा सर? हाँ फिर कर सकते हो, अगर अगर विदाउट कॉइल के या फिर बिना मटेरियल के अगर कुछ करना चाहोगे तो नहीं करोगे, बाकी अदरवाइज कर सकते हो। ठीक है सर। सर मेरा एक और डाउट ले लीजिए। बोलो। सर आपने सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया था, उसके बाद सर आपने एक लाइन लिखवाई थी, दिस इज अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल एंगुलर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट इज क्वांटिनाइज्ड। सर इसका मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया सर जब मैं पढ़ रहा था वापस। अच्छा, क्वांटाइज लिखा हुआ, क्वांटाइज का मतलब होता है कि मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन के जैसे चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस के साथ में। अभी मान लो प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक प्रोटॉन के चार्ज को मैं ऐसे लिख दूं कि ये ई के बराबर है। अब जब भी किसी मेटल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन आएंगे, वो या फिर 2e आएगा, 3e आएगा, 4e आएगा, 5e आएगा, तो ये होता है क्वांटाइज फॉर्मेशन। ठीक है, कि वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स हो गई और बाकी वैल्यू उसी से किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होकर के चल रही है, उससे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। ओके सर। शीट में मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या आज के लिए? दो चार क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन शीट के डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डाउट बता दीजिए। एक ही सेक्शन तो आई थिंक दिया था मैंने होमवर्क में। बेटा शीट किया है आप लोगों ने? ठीक है, किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप 6 में से कोई पूछे गया है? क्वेश्चन नंबर 5 एक बच्चे ने पूछा, और क्वेश्चन नंबर 5 and 6 2 2 5 6 अच्छा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन है भी नहीं, आप एक बार ट्राई कर लेना, अगली क्लास में पूछ लेना बस। अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
the magnitude of E by M ratio for electron, proton and neutral, the alpha particle and the alpha particle is. चलिए देखते हैं E by M रेशियो का मतलब क्या होगा, इस पे चार्ज टू मास रेशियो आपसे पूछा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके छोटे मोटे एग्जाम जब भी आप स्टेट का वगैरह का दोगे IIT के अलावा, उस पे ये सवाल जरूर आता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, E by M रेशियो का। इलेक्ट्रॉन के लिए E by M लिखोगे, इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मान लो 1 के बराबर है अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है आपका 1e होता है, ठीक है, तो उसको मैंने 1 मान लिया, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। दूसरा फिर क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, E होता है अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। फिर आपसे क्या पूछा न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल पे चार्ज क्या होता है 0। फिर उसने क्या कहा अल्फा पार्टिकल के लिए, तो बेटा अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है हीलियम +2, यानी उसपे E by M क्या आएगा 2 प्रोटॉन, ठीक है। 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 2e, और मास कितना होता है 4 होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यानी क्या लिखा हुआ है E अपॉन 2mp लिखा हुआ है। सबसे कम मास किसका है इसमें, देखिए 0 वाला है तो सबसे पहले आएगा, ठीक है। सबसे कम मास किसका, इलेक्ट्रॉन वाले का, यानी सबसे आखिरी में वही आएगा। हाईएस्ट E by M रेशियो किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। देन फिर प्रोटॉन के लिए, देन फिर अल्फा पार्टिकल के लिए, देन फिर न्यूट्रॉन के लिए या न्यूट्रल वाले के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्टिकल्स इन कैथोड रे हैज सेम चार्ज मास रेशियो ऑफ, बेटा बीटा पार्टिकल को हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वाला आप लोग याद रखिएगा। अब ऐसे भी सर हाँ जी सर वो आपने लास्ट में 2e/4m मास ऑफ प्रोटॉन कैसे लिख दिया? बेटा उसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, हीलियम +2 में कितने चार्ज कितना होगा 2। इसके पास वो सरफेस चार्ज लगा, उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं। इसके खुद के पास न्यूक्लियस में या पूरे एटम पे कितने चार्ज होंगे, तो आंसर है 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है। न्यूट्रॉन की 0 कैसे है, हीलियम अगर ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, तो 2 प्रोटॉन जो सेंटर वाले थे उनका चार्ज कितना हुआ 2e। इसका मास किसके बराबर होता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हुए 4 में, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका मास होता है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम होता है, इसलिए 4mp मैंने सीधा लिख दिया। न्यूट्रॉन का 0 कैसे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग मोलिकुलर सॉल्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो आपका जब भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, तो यानी 1.6 × 10⁻⁻19 का एक इंटीजर मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे मैंने लिखा था ना क्वांटाइज फॉर्मेशन, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चेक कर लो 1.6 का मल्टीप्लिकेशन किस में नहीं आ रहा हो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा बी आंसर। सर ये क्वेश्चंस कहाँ पे हैं? शीट का 1 से 5 6 तक। तो मेरे को तो दिख ही नहीं क्वेश्चन। मेरे पास जो शीट है उसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग मिल गया क्या दोनों लोग को? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले पेस असाइनमेंट दिया हुआ है। क्या असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला? सबसे शुरुआत में पेस असाइनमेंट दिया हुआ है, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ऑब्जेक्टिव वाले में क्या, हाँ फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। सब्जेक्टिव नहीं बेटा, ऑब्जेक्टिव वाले। वो तो इसमें है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा गलत असाइनमेंट मिल गया क्या आप लोगों को? चलिए मैं एक बार सर से मैं मांग लेता हूँ आपको कौन सा असाइनमेंट मिला है। मेरे पास जो बुकलेट पड़ी है मैं उसके हिसाब से डिस्कस कर रहा था। ओके ठीक है, सभी लोग को ऐसा ही असाइनमेंट मिला है क्या? नो सर, जो मोबाइल पे जो असाइनमेंट मिले थे हमें वो सर जो टेक्स्ट की असाइनमेंट से अलग है सर। अच्छा यस तो सर।
पहले मेरे पास असाइनमेंट है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, एटॉमिक टर्म्स में 6 क्वेश्चन। मेरे पास जो असाइनमेंट है उसमें एटॉमिक टर्म्स करके है पहला, और उसमें 6 क्वेश्चन है टोटल। सर मेरे पास भी यही है। अच्छा, बाकी लोग कुछ प्रिंट फॉर्म में। बाकी लोग के पास अलग है क्या बेटा? नहीं सर, नहीं जो सर, यही है। नो सर यही है। अच्छा बेटा, फिर जो कह रहा था वो अपना क्रॉस चेक कर लो। ओके सर, मैं पूछ लूंगा क्लास के बाद। ठीक है, चलिए Yes. 1 to 6 हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में 7 to 15 आप करके आइएगा। अगले लेक्चर में 7 से 15। हाँ जी बेटा, आइसोडाइपर्स क्या होते हैं? अभी आएगा आइसोडाइपर्स भी आगे, इसी में टॉपिक में आपका डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर में। चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे बेटा? टाइम पीरियड पढ़ लिया था हमने, फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन वाला, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। या टाइम यस सर, पढ़ लिया था। पीरियड तक पढ़ लिया था? सर एक डाउट और था। बोलो। सर न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा क्यों होती है बाकी सबसे? सबसे ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ होती है थोड़ी ज्यादा। हाँ मतलब रेस से, बाकी गामा रेस से ज्यादा होती है सर, ऐसा क्यों है? मतलब न्यूट्रॉन के पास ऐसा क्या होता है? बेटा एनर्जी की बात है, जिसके पास जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। ओके सर, थैंक यू। सर सर हाँ जी, सर, मेरे को पिछले लेक्चर से कुछ डाउट था। बोलो। सर वो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट वाला कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एनर्जी एंड वेलोसिटी, सर वो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वाला एक और बता दीजिए। बेटा उसमें डाउट क्या था, आप ये पूछो ना, मैं वही सीधा बता दूँ। सर वो अपने आर लिए तो बीच में इलेक्ट्रॉन है ना, आर लिया है जो उसमें, जो अपने रेडियस लिए सर, उसमें मास के बीच में इलेक्ट्रॉन है ना सर? हाँ वो जो मास लिया वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके सर, और जेड क्या है सर? जेड बेटा जो एटम लिया है उसका एटम का एटॉमिक नंबर है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, यही डाउट था? सर वो उस वक्त क्या हो गया था, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी सर, लिख नहीं पाया था ढंग से मैं उसको, ठीक है चलिए, तो समझ में नहीं आया था। टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन पे। सर हाँ जी, सर, न्यूक्लियस के जो एनर्जी होती है वो ज्यादा क्यों होती है, किस चीज पे डिपेंड करती है? बेटा उसमें कई सारे अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं, इसलिए न्यूक्लियस वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, और ये अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको अलग से टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, वहां आप पूछना। ओके थोड़ा सर। बचा के रखना। चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी मतलब होता है या 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड बेटा किसके प्रोपोर्शनल आया था? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर आया था। दैट मींस फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? z स्क्वायर अपॉन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक लिखता हूँ, उसका आप आंसर बताइए। Calculate radius ratio for सर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब था ना? हाँ जी, calculate radius ratio for second orbit of helium plus ion and third orbit of
बेरिलियम +2 बेरिलियम +3 है, तो इसका आंसर रेशियो सर उधर लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है सर, वो He+आयन के साथ आगे। बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से रेड मार्कर इसलिए ज्यादा रिफ्लेक्शन कर रही है। हाँ तो रुकिए मैं लाइट चेंज करता सर सर वो He+आयन के आगे क्या लिखा है? हूं। अब दिख गया? यस सर। तो मैंने आंसर टाइप करके भेजा सर, सही है वो? क्या हुआ? तो मैंने आंसर टाइप करके भेजा सर, सही है वो? मैं देखा नहीं अभी, वो देख 2.12 आ रहा है, मतलब 0.53 को जब इंटू 4 करेंगे 8/9 आ रहा है। जी 8/9 आंसर है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप पहले वाले की रेडियस लिखिए। मान लो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस आप लिखोगे तो क्या है R1 या फिर R 0.529 लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था रेडियस का? 0.53 इंटू n² z। इंटू n स्क्वायर बाय z। तो n स्क्वायर पर हीलियम के लिए क्या सेकंड ऑर्बिट है, यानी n स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, z का मतलब एटॉमिक नंबर यानी 2, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ किसके लिए कहा? बेरिलियम +3 यानी 0.529। थर्ड ऑर्बिट दैट मींस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z कितना होता है बेरिलियम के लिए? 4 होता है, यानी रेडियस ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय बेरिलियम +3 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म थी, कट गई 4/2 मल्टीप्लाई बाय 4/9, 2 गुना 4 ठीक है बेटा, नोट कर लिया, आगे चले। नेक्स्ट है आपका इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी ना? इसकी नहीं बेटा, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in first orbit of hydrogen atom is v, then what will be the velocity of electron in third orbit of lithium plus?
ठीक है, आंसर है सही, बी आंसर है आपका। ठीक है, आपसे क्या था, वेलोसिटी ऑफ एंगुलर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम v = v1 × z/n होता है। ठीक है, v1 का मतलब वही जो वैल्यू लिखी होती है 2.18 × 10⁶, यानी v1 × 1/1। और दूसरे के लिए वेलोसिटी आपको पता करनी है, उसको मैंने v2 नाम दे दिया या फिर सपोज v डैश नाम दे दिया। उसके लिए भी क्या आएगा, v1 × z कितना है, इसके लिए 3, n कितना है 3, यानी v डैश इसके बराबर आएगा v1 की वैल्यू। v1 किसके बराबर है, v के बराबर है, v डैश की वैल्यू इसके बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। In an atom, 2 electron move सेकेंड लास्ट स्टेप आप ऐसे रख लो, यहाँ वैल्यू होती है ना 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी v की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ रही है। v डैश की वैल्यू भी किसके बराबर आ रही है, 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। जो ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई, v के बराबर दी हुई, यानी v डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी, v के बराबर आएगी। 2 electron move around the nucleus हाँ जी। सर वैसे मतलब अगर कोई आयन होता है तो आयन के केस में वेलोसिटी पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, अगर वो एटम आयन बन जाए तो। हाँ तो मैंने अलग अलग एटम लिया था ना। नहीं सर, मतलब वैसे अगर एटम जैसे अगर हम लिथियम भी लेते तब भी यही आंसर आता ना, लिथियम 2+ की जगह। लिथियम ट्यूब बेटा फर्क पड़ता है, लेकिन हम कंसीडर अभी नहीं करते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है। मतलब ठीक है, सर अभी तो क्वेश्चंस में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हाँ अभी आप ऐसा कुछ भी कंसीडर मत करो। ठीक है, ये बोर का मॉडल है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए थ्योरी पढ़ेंगे हम, और उसी में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन थ्योरी सिर्फ श्रोडिंगर इक्वेशन में आती है, उसमें से हम सिर्फ काम की चीज पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे उसमें से। ठीक है, वो अभी उससे कोई मतलब नहीं है। Around the nucleus in circular orbit of radii r and 4r of radii r and 4r, the ratio of time taken by them to complete one revolution is equal to, आपको आंसर बताना है और आपको कंसीडर करना है बोर मॉडल टू बी वैलिड। कंसीडर बोर मॉडल टू बी वैलिड। दिखा सही
चलिए बताइए बेटा, आंसर आ गया सबका? यस सर। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 1/64 आ रहा सर। 1/64। अच्छा, 1/8 सही है, 1/8 आ रहा है। हाँ 1/8 के 8:1 कुछ ऐसे ही आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपके लिए क्या क्या है, दो अलग अलग ऑर्बिट है। Electron move around the nucleus in circular orbit of radii r and 4r. The ratio of time taken by them to complete one revolution is. एक r सर radius। हाँ जी। सर आपने लिखा है कंसीडर बोर मॉडल टू बी वैलिड, तो मतलब सर ये समझ में नहीं आया। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं लगानी है आपको, कि एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट जो होता है वो हमें नहीं लगाना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी इफेक्ट होता है, चार्ज ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट होता है, इन सब का इफेक्ट होता है। जैसे रेडियस कम ज्यादा होती है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, वो सब हमको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर है n1 और ये आपका मैंने मान लिया n2। ठीक है, सॉरी 4r मैंने कह सकते हो, भी आपका आना बाकी है। देखिए यहाँ का रेडियस मैंने मान लिया r1 है और ये आपका रेडियस मान लिया मैंने r2 है। ठीक है, तो r2 बाई r1 का रेशियो किसके बराबर आएगा? मैंने क्या कहा, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसलिए मैंने कहा कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है, तो मैंने कहा कि आपको दो अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं। अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, अच्छा दिया हुआ है r and 4r, the ratio of time taken by them to complete one revolution is। रेडियस का रेशियो हमको पता है, हमसे किसका पूछा है? टाइम का पूछा है। ठीक है, यानी r2 बाई r1 की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं एक ही एटम के लिए दो रेडियस का कंपैरिजन निकालूं तो n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर आएगा। ये कैसे आता है? देखिए, किसी के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। अगर z मैं कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है, अगर z मैंने कांस्टेंट रखा है, यानी r2 स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है? n2 स्क्वायर, और r1 स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? n1 स्क्वायर के। तो यही मैंने रेशियो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी r2 अपॉन r1 की वैल्यू, r2 की वैल्यू कितना है बेटा? 4r है, और r1 की वैल्यू कितनी है? r के बराबर है। r से 4 कैंसिल, यानी n2 बाई n1 की वैल्यू किसके बराबर आती है? 2 के बराबर। बताओ, हमें जिस ऑर्बिट में घूम रहा है दोनों ऑर्बिट का रेशियो पता चल गया। ठीक है, ये हमने निकाला क्यों है? क्योंकि हमसे टाइम पीरियड का रेशियो कहा, जितना टाइम टेकन होता है एक रिवॉल्यूशन मतलब टाइम पीरियड हो गया। तो t किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम की प्रोपोर्शनल होता है n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के। ठीक है, हमारा z सेम है, दैट मींस अगर मैं बात करूं t1 अपॉन t2 की वैल्यू, t1 अपॉन t2 की बात करूं तो किसके बेटा बराबर आएगा? n1 क्यूब अपॉन n2 क्यूब के बराबर आएगा। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर हाँ जी, सर ये n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर लगा सर आपने? हाँ जी, नहीं सर, होगा। हो गया। तो बेटा जब क्वेश्चन पूछ रहे हो कि r2 अपॉन r1 की वैल्यू 4 के बराबर आई है, तो n2 अपॉन ये n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर है, तो n2 बाई n1 की वैल्यू 2 के बराबर आएगी ना। बेटा 4r अपॉन r बराबर 2 नहीं लिखा है मैंने, ये r से r कट गया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए सॉल्व करोगे तो रूट बनेगा, इसलिए n2 अपॉन n1 की वैल्यू 2 आई है। ठीक है, यहाँ 2:1 का रेशियो आया, यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? n1 1 के बराबर है, n2 2 के बराबर है, यानी आंसर क्या आएगा? 1/8 का रेशियो आएगा, यानी 1:8 आंसर आएगा।
ठीक है चलिए, अब हम आते हैं एनर्जी वाले डेरिवेशन पे। एनर्जी का हम डिस्कस करते हैं। हमारा फिफ्थ डेरिवेशन किसका है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। सही बात है। वीडियो स्टॉप हो गई है आपकी। यस सर अब सही हो गया। सही हो गया। यस सर। सर ये पॉस्टुलेट्स में ही चल रहा है क्या सर ये 6th पॉइंट? नहीं नहीं, ये तो डेरिवेशन में चल रहा है। पोस्टुलेट तो कब खत्म हो गया। ओके सर फिर तो उसके हिसाब से डेरिवेशन हिसाब से निपटाना चाहिए ना। क्या डेरिवेशन के हिसाब से? बेटा पोस्टुलेट्स हमने assumption कंसीडर कर लिया, इसके बाद डेरिवेशन हमने स्टार्ट किया है। सर फर्स्ट पॉइंट था रेडियस वाला, सेकंड आपने वेलोसिटी बताया, फिर थर्ड टाइम पीरियड, फोर्थ फ्रीक्वेंसी और ये फिफ्थ फिफ्थ एनर्जी। ये सारे डेरिवेशन है।
ओके सर। सर वही क्योंकि वो आपने पोस्टुलेट 5 पे छोड़े थे तो इसलिए सोचा। ठीक है चलिए। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बोर ऑर्बिटर में। बेटा जो लीड कराया था उससे मैं करा दूंगा लास्ट में, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? एक पेज मैंने छुड़वाया था उससे मैं करा दूंगा। यहाँ पे आपके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ Z के बराबर चार्ज है टोटल, इलेक्ट्रॉन आपका v वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक। अभी इलेक्ट्रॉन है तो अगर v वेलोसिटी से चल रहा है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? यहाँ पे जो भी अट्रैक्शन और फोर्स लग रहा होगा दो चार्ज के बीच में, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेक करते हैं, देखिए। अब टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? जितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस जितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ mv स्क्वायर r के बराबर है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? तो माइनस के q1 q2 बाई r पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये माइनस साइन किसकी वजह से आया? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, माइनस ऑफ k q1 q2 डिवाइडेड बाई r। या फिर ऐसे कह लीजिए फॉर्मूला क्या होता है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, चलिए ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक चीज हमने और पढ़ा था कि अगर ये रिवॉल्व कर रहा है दैट मींस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू किसके बराबर आती है? अट्रैक्शन फोर्स है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? k q1 डिवाइडेड बाय r। जी हेलो सर। हाँ जी बोलो सर ये PE की वैल्यू लिखी हुई है -KZEE/r। हाँ जी ओके सर, ठीक है। ये हमने एक सर? रिलेशन था कि हाँ बोलो। सर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल क्यों लिया है इलेक्ट्रॉन की? बेटा हम इसमें ग्रेविटेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग से पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी है। सर सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं न्यूक्लियस में, तो सिर्फ जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लग रहा होता है तो दो अपोजिट चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसी की वजह से सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई है। तो सर कोई बॉडी में काइनेटिक एनर्जी और मतलब ये इनिशियल पार्ट में ही तो जब रोटेट कर रहा है तभी कह रहे हैं ना? हाँ हाँ रोटेट कर रहा है तभी कह रहा हूँ, पूरे टाइम तक यही रहेगा, जब तक रोटेट करेगा यही रहता है। ओके ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होनी चाहिए? नहीं सर, वो तो होनी चाहिए। बस ठीक है। तो ये हमने रिलेशन पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, r से यहाँ r कैंसिल कर दिया, ठीक है। यानी mv स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर लिख दिया हमने? kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर, ठीक है। आप इसको अलग से सेपरेटली लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इक्वेशन नंबर 1, और इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर। सर अजी सर पोटेंशियल एनर्जी में रेडियस में आपने लिखा है कि ये माइनस का के ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर क्यों नहीं होता सर? वो R ही क्यों होता है ये? तो इसमें फॉर्मूला तो आपने R स्क्वायर का बताया था ना नीचे। बेटा मैंने पोटेंशियल एनर्जी के लिए r स्क्वायर नहीं बताया, मैंने फोर्स के लिए r स्क्वायर बताया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए r नहीं होता है, सॉरी r स्क्वायर नहीं होता है। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी सर इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उस पर सर नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? दोनों अपोजिट चार्ज है ना, एक पॉजिटिव में दूसरा नेगेटिव में, तो फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r होता है। यस तो सर। k की वैल्यू क्या है? ZE, और q2 की वैल्यू बराबर किसके है? -e।
ठीक है। अब चलिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हाफ mv² के बराबर, यानी अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, हाफ k ze²। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अपॉन आर वी, ठीक है, अगर इस पॉइंट से मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ दिस, और पोटेंशियल एनर्जी क्या, माइनस ऑफ दिस ऑफ दिस, ठीक है। यानी आपका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। आप इसको माइनस को इधर भी लेके जा सकते हो। बेटा देख लो एक बार ठीक से, देखो सही लिखा हुआ है ये। बहुत सर हमने फर्स्ट स्टेप में नेगेटिव साइन क्यों हटाया है? इसमें, इस स्टेप में यस सर। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स वाले डेरिवेशन आप दोबारा से देखो, मैंने पहले से फोर्स को अट्रैक्टिव मान लिया है और यही अट्रैक्टिव फोर्स आपको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, मैंने डायरेक्शन पहले से कंसीडर। सर वो माइनस का k इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 कैसे लिख दिया? देखिए आप ऐसे ही वैसे लिख दो, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ठीक है, ये वैल्यू आपकी सेम है, यहाँ पे भी देखो यही वैल्यू है और यहाँ पे भी यही वैल्यू है। तो पोटेंशियल एनर्जी को आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ये हाँ आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे इसके बराबर आ जाएगा, साथ में माइनस साइन और लगाए तो एक बार और माइनस साइन लगाओगे तो प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। यस सर। हाँ बस मैंने वही लिखा। ओके। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आएगी आपकी ये इसी टाइप से वैल्यू आएगी। ठीक है, सर आपने वहां पे हाफ रिलेशन याद है क्या सर वहां हुआ? पे हाफ mv² की जगह आपने काइनेटिक एनर्जी लिखा है और k ze² अपॉन r जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी उसको पुट कर दिया उसमें। हाँ जी, mv² की वैल्यू k ze² अपॉन r निकाली है, इसको हाफ mv² में मैंने पुट कर दिया है। ओके सर। चलिए अब बात करते हैं हमारे टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी किसके बराबर आती है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, माइनस पीई डिवाइडेड बाय 2, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पीई के बराबर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी वापस स्क्रीन ब्लर हो गई है सर। सर आप सही हो गया। अभी क्लियर है कि ब्लर है अभी भी? तो सर अब क्लियर हो गया। ठीक है चलिए, अगर आप इसको ऐड अप करोगे तो बेटा किसके बराबर आएगा, टोटल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर आती है, फिर यहाँ से प्लस पीई बाय 2 के बराबर आती है। ठीक है, वैल्यू लिख के सॉल्व करके देखते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था हमने, हाफ k ze² डिवाइडेड बाय r प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू किसके बराबर लिखी थी, k ze² डिवाइडेड बाय r। आप इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना लिखा हुआ है, माइनस ऑफ हाफ k ze² डिवाइडेड बाय r। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल। ठीक है, अब इस टोटल एनर्जी को इसके साथ
रिलेट करो तो देखो आपका सही सही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। देखो माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी का। आप इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये किसका वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो यही आपके पास रिलेशन आया, ठीक है। दैट मींस अगर मैं फाइनल एक रिलेशन लिखना चाहूँ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, तो रिलेशन आता है टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय, ठीक है। एक एक पॉइंट रिलेट कर रहा हूँ, देखिएगा। मैंने बेस किसको बनाया, टोटल एनर्जी को, माइनस ऑफ हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी काइनेटिक एनर्जी के अगर मैं माइनस साइन आगे लगा दूं तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो यही मैंने लिखा टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया ही था, यहाँ मैंने कैलकुलेट करना बता दिया। टोटल एनर्जी फिर किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। तो यहाँ से भी आप दूसरा रिलेशन देख सकते हो कि माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, P डिवाइडेड बाय 2 के, जो मैंने पहले यहाँ लिखा। तो आप ये रिलेशन याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। सर एक डाउट था। बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो। सर क्या एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती, मतलब सर एग्जांपल देके बताइए, मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, ये नेगेटिव कैसे हो गई? बताता हूँ अभी एनर्जी नेगेटिव कैसे होती है, बताता हूँ। अभी मैं जब इलेक्ट्रॉन के साथ डील करूंगा तो आपको समझाता हूँ। सर हाँ जी सर नेगेटिव एनर्जी से मींस क्या है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या फिर ना वो इलेक्ट्रॉन या देगा, इससे मींस क्या है नेगेटिव साइन से? नेगेटिव साइंस का साइन का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से उस स्टेट में लेके आओगे तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। अभी चिंता मत करो, अभी नेगेटिव साइन एनर्जी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे चलने तो दो। ओके सर। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब टोटल एनर्जी जो हमने लिखा था उसको देखते हैं। टोटल एनर्जी की वैल्यू हमने किसके बराबर लिखी थी, माइनस ऑफ हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक। अब आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, रेडियस है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड, ये हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है। ये आर की वैल्यू आप इस तरह रखोगे, क्या होगा, -1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई, ठीक है। इसको सबको एक साथ लिख दो। ये फाइनली क्या लिखा हुआ आपका, माइनस ऑफ 2k स्क्वायर, क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस डेरिवेशन बता दो। 2k स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। अब इसे बाकी साइड टर्म, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ये पाई है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कांस्टेंट है आपका, ये 2p कांस्टेंट और h आपका प्लैंक कांस्टेंट, ये सबको कांस्टेंट को एक साथ बाहर ले लो, यानी माइनस ऑफ ये सारे के सारे कांस्टेंट, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आता है -13.6 इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके इंग्लिश का फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ किसी भी nth ऑर्बिट का
इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये किसकी एनर्जी है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ये लाइन लिख लेना, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth Bohr's orbit for hydrogen like atom। रिपीट कर दीजिए एक बार। Total energy of electron in nth Bohr's orbit। nth का मतलब किसी भी n orbit, in nth Bohr's orbit for hydrogen like atom। सर वो आपने EN के सर जस्ट ऊपर वो k² कैसे आ गया सर? k² Z²। तेरा अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। हेलो सर, जी तो जो आपने लास्ट वाला स्टेप लिया है वो ऊपर वाले स्टेप में जितने भी कांस्टेंट है सबको मतलब सर ये थोड़ा मेरा क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार बता दीजिए। k की वैल्यू 9 × 10⁻9 रखो, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होता है, π² की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, s की वैल्यू 6.6 × 10⁻34। बचा क्या? z और n बचा, बाकी सब की वैल्यू लग दी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी की यूनिट है। अभी कन्वर्जन के जूल में कैसे निकालते हैं इससे। ओके सर, थैंक यू। चलिए नोट कर लिया आपने। अब समझते हैं इसके टर्म को, क्या क्या लिखा हुआ आपने इसमें। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये, जैसे जैसे as the value of n increases, as the value of n increases, जैसे आप ऑर्बिट का नंबर बढ़ाते जाओगे किसी भी नंबर ऑफ एटम के लिए, दैट मींस नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आप फॉर्मूले के एनालिसिस पॉइंट्स लिखवा रहे हो? हाँ जी, ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। बेटा ये जो इंक्रीज मैंने लिखा है ना, वो इस वजह से लिखा है कि वैल्यू नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रही है, इसलिए मैंने जीरो लगाया है, अदरवाइज आप डिक्रीजेस लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आउट कर लेना, मैंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी वैल्यू नेगेटिव से जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। मतलब सर नंबर ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? A number of shells is directly proportional to energy of electron। बेटा ये फॉर्मूले में क्या है, नीचे n नीचे है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है? मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया कि नेगेटिव से जीरो जा रही है, अगर वैल्यू आप नेगेटिव में कंसीडर कर रहे हो दैट मींस आप एनर्जी को डिक्रीज लिख सकते हो।
मैंने क्या बताया कि वैल्यू नेगेटिव से जीरो अप्रोच करी, इसलिए मैंने टर्म लिखी है। अदरवाइज आपसे साइन की टर्म में अगर आप पूछेगा तो एनर्जी आप डिक्रीज ही कराओगे, इंक्रीज मत कराना। ठीक है, तो आप सिंपल अगर आपसे किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी पूछेगा तो एनर्जी को डिक्रीज कराना। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव से जीरो जा रही है। और अदरवाइज आप लिख सकते हो कि मत लिखो, आप डिक्रीज ही लिखो बस। मेरा सर ठीक है, बस ये ध्यान रखना विद नेगेटिव साइन लिखना। अब ठीक है, वीडियो स्टॉप हो गई है सर। हेलो सर, वीडियो स्टॉप हो गई है। वीडियो स्टॉप हो गई है? नो सर, चल तो रही है। चलिए अब देखिए, हर एक ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या। आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है, वो इसलिए नहीं याद रखनी कि पेपर में आपसे पूछेगा, इसलिए याद रखनी है ताकि आपको आसानी हो पेपर सॉल्व करने में, मतलब जल्दी आप ताकि सॉल्व करो। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, माना n=1 है। यहाँ से सेकेंड ऑर्बिट थोड़ा दूर रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप थोड़ी ज्यादा रहेगी। थर्ड वाले से थोड़ी कम हो जाएगी, फोर्थ वाले से और एनर्जी गैप की वैल्यू कम हो जाएगी, फिफ्थ वाले में और भी कम हो जाएगी। ऐसे एंड पॉइंट वहां तक हम लेके जाएंगे n=∞। ये हम कैसे निकालते हैं, देखो अगर मैं हाइड्रोजन एटम कंसीडर करता हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1, यानी En इक्वल टू किसके बराबर है -13.6 अपॉन n स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब n आप बढ़ाना स्टार्ट करो। n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो बेटा इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, इसे E1 नाम दे दिया। अगर n=2 के लिए अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो 38.6 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए आया, E2 आ गया। अगर n की वैल्यू 3 रखता हूं यानी 9 आएगा। ठीक है, तो 9 के लिए कितना आता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी वैल्यू होगी, E3 की वैल्यू। ठीक है, देन अगर हम E4 की वैल्यू अगर लिखना चाहें, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए, E4 के लिए। ठीक है, E5 के लिए अगर लिखेंगे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए, E5। ठीक है, अब E1 से E2 के बीच का जो गैप है, तो आप देखो इसमें E1 से E2 के बीच का गैप कितना है बेटा, -13.6 से लेके -3.4 के बीच में गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। ठीक है, -3.4 से लेके 1.51 के बीच में कितना गैप है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तब आपको गैप इसमें ज्यादा है, इसमें ड्रास्टिकली थोड़ा डिक्रीज हुआ है। ये तो एनर्जी के बीच में अगर आप गैप देखोगे किसके बराबर आएगा, 1.51 - 0.85, 85 5 90 और 60 65 0.66 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये गैप धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, इसलिए मैंने ये ऑर्बिट वाली लाइन आपकी, गैप जो था वो पहले वाले में ज्यादा बनवाया था, सेकंड वाले मुझसे कम, थर्ड वाले में उससे कम बनवाया था। सर गैप एनर्जी को मतलब शो कर रहा है ना कि एनर्जी लेस होती जा रही है। हाँ, और सर आपने जो मतलब वो बनवाया था कि नेगेटिव से 0, इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर ये नेगेटिव है, जो E1 से लेकर और E5 तक वो 0 के टेंड्स टू होता जा रहा है। हाँ, वो मैंने इसलिए एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज लिखवाई थी। वो नेगेटिव क्यों आ रहा है वो भी समझाता हूँ। वो बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, अभी बताता हूँ एनर्जी नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, E2 वाले को मतलब n=2 को हम बेटा कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=1 को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है,
n इक्वल टू 3 वाले को क्या कहते हैं हम? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो जब आपसे एक्साइटेड स्टेट की बात होगी तो इसका मतलब एक ज्यादा से स्टार्ट होगा। n इक्वल टू 3 का मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जब भी हमारे एक्साइटेड स्टेट की बात होगी तो उसमें 1 ऐड करके आप आंसर लिखिएगा। सर अभी जो आपने पॉइंट बोला था वो क्या बोला था? किसके बारे में बोला था मैं खुद भूल गया। सर एक्साइटेड स्टेट में ऐड कुछ तो आपसे एक्साइटेड स्टेट, जिस नंबर की एक्साइटेड स्टेट पूछेगा दैट मींस आप उसमें n की वैल्यू 1 बढ़ा के लिखना। अगर आपके पास एक्साइटेड स्टेट पूछता मतलब n इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछता मतलब n इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछता है दैट मींस n इक्वल टू 4। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर हाँ जी सर मतलब ऐसा कि सर एक्साइटेड स्टेट तो सर इधर बढ़ती जा रही है और सर एनर्जी लेस होती जा रही है। हाँ, पर्टिकुलर ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है ना। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि n इक्वल टू 1 किसी जगह जंप करके n इक्वल टू 2 में बैठा हुआ है। अभी मैं समझा रहा हूँ ना, आप समझिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन का क्या इम्पैक्ट है, कि आपको पता चलेगा। एक मिनट थोड़ा सा मिटा दो इसे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है n इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू इनफाइनाइट मींस नो इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कोई भी अट्रैक्शन फोर्सेस फॉर्म नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव साइन मींस attraction forces between nucleus and electron। ठीक है, एक और पॉइंट, n इक्वल टू 1 में एनर्जी क्या है आपकी? सबसे हाई है। ठीक, एनर्जी हाई है इसलिए मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी।
ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है किसी की एनर्जी की वैल्यू, वो उतना अनस्टेबल होता है, लेकिन ये ध्यान रखना वो एनर्जी पॉजिटिव में होनी चाहिए। निगेटिव में जितनी हाई रहती है तो एक आपका पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का ग्राफ बनता है इस टाइप से। ठीक है, किसी कंपाउंड की एनर्जी जितनी ज्यादा डिक्रीज होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है, ये स्टेबिलिटी का। जितनी ज्यादा डिक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होता है, या फिर टोटल एनर्जी की वैल्यू जितनी डिक्रीज होती है, मॉलिक्यूल उतना स्टेबलाइज होता है। जितना ज्यादा डिक्रीज होकर फिर निगेटिव में जितना इंक्रीज होता है वो उतना स्टेबल बनता है। तो सबसे ज्यादा निगेटिव में कहाँ है? इस पीक पॉइंट पे है। जैसे ही आप इस पीक पॉइंट पे पहुंचोगे, दैट मींस सबसे स्टेबल स्टेट है आपके एटम के, एलिमेंट की या कंपाउंड किसी के। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का इंडिकेशन यही मतलब है कि आपस में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो आपको वहां से निकालने के लिए उतनी पॉजिटिव में एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर वो बाहर से उस पॉइंट पे आएगा n = 2 इनफाइनाइट से 1 पे, इसका मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ऐसे के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। वो नेगेटिव साइन का मतलब यही है। ठीक है, जो हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टाइप की चीजें पढ़ी है ना, उसका मतलब यही होता है। सर ये ग्राफ किस किस का है? ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है बेटा, किसी भी डिस्टेंस के साथ में या स्टेबिलिटी के साथ में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है। अगर अभी नहीं पढ़ा है तो वर्क पावर एनर्जी आपका फिजिक्स में टॉपिक है, उसमें आएगा ये। सर हाँ जी सर, अगर शेल्स की नंबर बढ़ा दिए जाए तो सर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सर पॉजिटिव हो सकती है क्या? आप कितने बढ़ा लो, एन की वैल्यू कोई पॉजिटिव नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पॉजिटिव नहीं आएगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं होती। ठीक है, वो नेगेटिव ही होती है। पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस का मतलब ये है कि अगर आप उसको वहां से खींच के निकालोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। वो एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो जितना तो जीरो भी नहीं हो सकती क्या? जीरो से निकाल बाहर रख लो n = इनफाइनाइट पे, तो कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगी तो जीरो हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे आप n बढ़ाते जाओगे, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम होता गया, अट्रैक्शन फोर्स कम होता गया, दैट मींस निकालना आप उससे आसान हो गया। निकालना आसान क्यों हो गया? क्योंकि आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, तो जितना दूर जा रहे हो उतना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी आपके उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो वो जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के इनफाइनाइट पे लेके जाने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, वो वैल्यू आपके लिए कम होती जाएगी। ठीक है, अभी इस टर्म को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ेंगे। सर अगर एनर्जी में अगर हमारा अट्रैक्टिव नहीं रिपल्सिव फोर्स है और सबसे कम वैल्यू है तो वो उतना स्टेबल होगा? रिपल्सिव, हाँ, रिपल्सिव फोर्स जितना कम एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब सर जो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो ये लाइन पे जस्ट लाइन से नीचे नहीं सर, ऊपर पॉजिटिव एक्सिस में यहाँ पे स्टेबल होगा सबसे ज्यादा। पे स्टेबिलिटी, हाँ, अगर आप इसकी बात करोगे तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जा रही होगी उसी पॉइंट पे वो ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। अदरवाइज आपको पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेके ही जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो मॉलिक्यूल दूसरे फॉर्म में टूट करके फिर वापस से अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, उसको समझिएगा। इस एक्सिस पे आपका En है और इस एक्सिस पे आपका n² है। ठीक है, आपको ग्राफ में क्या लेना है? z की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरा आपके लिए क्या है? सेम हमारे पास En है और 1/n²।
ठीक है, चलिए देखिए En की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। तो माइनस का साइन तो आपके ग्राफ में भी रिप्रेजेंट होगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन को अगर एन स्क्वायर को आपको क्या पुट करना है, एक्स, यानी y इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, यानी ग्राफ किसका है, y इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई x ग्राफ। तो माइनस k बाई x ग्राफ है, दैट मींस 1 बाई x इसका रिप्रेजेंटेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ भी है, बस लेकिन नेगेटिव होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, दूसरा en वर्सेस 1 बाई n स्क्वायर, यानी en इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो 1 बाई n स्क्वायर को आपको क्या पुट करना है, x, और en को क्या पुट करना है, y, यानी y इक्वल टू माइनस ऑफ k हो गया कोई वैल्यू 13.6 इनटू जेड स्क्वायर की वैल्यू k के बराबर मान ली, तो माइनस ऑफ k, और n स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर किसके बराबर है, x के बराबर है, माइनस ऑफ kx। तो मैंने आपको ग्राफ में बताया था y इक्वल टू प्लस mx का ग्राफ ऐसे होता है, माइनस mx का ग्राफ ऐसे होता है। ये आपको ग्राफ ऐसे दिखाना है। तो फर्स्ट ग्राफ में सर y को क्या क्या लिख रखा है आपने सर, माइनस k अपॉन z या फिर x? x। ओके सर। सर ये n स्क्वायर वाली लाइन या en वाली लाइन को कभी टच नहीं करेगा ना, ऊपर वाला है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो, नहीं, कभी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि अगर x 0 रखोगे तो y इनफाइनाइट हो जाएगा, y 0 रखोगे तो x इनफाइनाइट हो जाएगा, तो दोनों कभी टच नहीं करता। बना लिया, ठीक है। अब एक टर्म और लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर का, दो ग्राफ और ड्रॉ कीजिए। अभी भी z हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, और ग्राफ किसके बीच ड्रॉ करना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर के बीच में। और दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय n स्क्वायर के बीच। चलिए इसको सब करते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या था, TE इक्वल टू माइनस ऑफ KE इक्वल टू 3E डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव में लिखी है तो काइनेटिक एनर्जी किसमें आती है, पॉजिटिव में, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अगर यहां से पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ 27.2 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। लेकिन हमसे किससे का काइनेटिक एनर्जी, z कांस्टेंट है, n स्क्वायर की वैल्यू नीचे ले रखी है, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी y इक्वल टू प्लस 13.6 z स्क्वायर, z हमारा कांस्टेंट है, n स्क्वायर को क्या रखना है, x, यानी y इक्वल टू क्या है, k by x, पॉजिटिव के साथ, यानी ऊपर रहो, ठीक।
1 by n स्क्वायर यानी y इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13.6 z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 by n स्क्वायर। इसको x पुट कर दो यानी y इक्वल टू kx n इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। यहाँ से एक्सट्रापोलेटेड डॉट बनाना। हेलो सर। हाँ सर मतलब सर टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन सर मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्यों होता है, माइनस क्यों नहीं होता? बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस से अगर आप लिखोगे तो माइनस माइनस कट के प्लस नहीं हो गया? ओके सर, लिख के बताओ, समझ गए? समझ गया सर। सर हाँ जी सर इन ग्राफ्स की यूटिलिटी कहाँ है, मतलब कहाँ यूज होंगे ये सर? क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस में कैसे कैसे आएंगे क्वेश्चन इनके बेसिस पे? बेसिकली आपको ग्राफ पे आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड बुक में अगर आप जाएंगे तो आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली यूटिलिटी अभी से प्रैक्टिस में डालना हो, क्योंकि मुझे गैस स्टेट में भी आप ही लोग से काम करवाना है और इसमें दुनिया भर के ग्राफ पूछता है। तभी से थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो मुझे वहाँ आसानी होगी ग्राफ समझाने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके चलना हो। और बहुत अगर अच्छी बुक्स होंगी तो हो सकता है उसमें क्वेश्चन मिल जाए। और दूसरी बात, IIT वालों को कुछ भरोसा नहीं रहता कब क्या किस मोड में क्या सवाल पूछना है। ओके सर, एक आध करा दीजिए जैसे सवाल, मतलब ग्राफ वगैरह आइडिया रह गया। नहीं, इसी टाइप से आपको अप्रोच करना है। वो क्वेश्चन में ये ऐसे ही ग्राफ पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से आपको कुछ लिख करके ग्राफ पूछेंगे, ठीक है। आपसे वो कुछ डेरिवेशन या पैराग्राफ टाइप में कुछ कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, कोई डेरिवेशन निकाला, फिर ग्राफ बना देंगे वो। तो आपका अप्रोच ऐसे ही रखना होता है कि आपको ये पता होना चाहिए किसको y रखना है, किसको कब x के साथ मैनिपुलेट करके x रखना है, ताकि आपको ग्राफ की एक सिंपल इक्वेशन मिल सके जिससे आप ग्राफ प्रेडिक्ट कर सको कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ताकि आपको प्रेडिक्शन हो सके। तो ये रिप्लेसमेंट मैं सिखा रहा हूँ जो मैं गैस स्टेट में आपसे यूज करवाऊंगा। ओके सर, तो मैं चैप्टर उठा दूंगा फिर ग्राफ वाला पोर्शन वहां सीखना। वहां जितना ग्राफ में आपको क्वेश्चन पूछेंगे वहां मैनिपुलेशन करते रहेंगे दोनों लोग, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे सेकंड ग्राफ में केवल जीरो ही तो इंक्लूडेड नहीं होगा? एक्सट्रापोलेट मैंने किया ना डॉट डॉट वाला। n इक्वल टू 1 यहीं से शुरू हो सकता, थोड़ी शुरू हुआ, थोड़ा सा हो सकता आगे से शुरू हुआ होगा। कुल मिला के एक्सट्रापोलेट, इसे एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ। आप थोड़ा सा आगे, मतलब यहीं से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ग्राफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ जीरो से स्टार्ट नहीं। सर जीरो पे एक सर्कल बना देते तो नहीं, मतलब बाकी सारे वैल्यूज तो वहाँ पे वैलिड होंगी ना? नहीं, n की वैल्यू जीरो पे सिर्फ सर्कल बनाने से नहीं काम होता है। आप वो कह रहे हैं ना कि जीरो वाला वैल्यू एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सारे कंसीडर कर लिए। यस सर। नहीं, वो स्टार्ट बात है 1 से होता है ना। जीरो वाला एक्सक्लूड करने का मतलब आपने शुरू कहाँ से किया है, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लिया है। तो 0.5 भी इसमें कंसीडर हो सकता है, 0.25 भी कंसीडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए नहीं कंसीडर किया। वैसे हालांकि इसमें भी ये भी वाला पॉइंट अगर आप कंसीडर करना चाहोगे तो ये ग्राफ भी एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू अलग अलग कांस्टेंट रखोगे तो हर कांस्टेंट की वैल्यू के लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। तो एक टाइप से ये डिस्क्रीट ग्राफ आना चाहिए था, पॉइंट के साथ आना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे आप z बदलोगे ये वैल्यू फिर ज्वाइन होना स्टार्ट करती है, इसलिए हम जनरली क्या दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं, ठीक है। स्टार्ट n इक्वल टू 1 से ही होता है, इसलिए हमने एक्सट्रापोलेट यहाँ से किया। स्टार्टिंग हमने यहाँ से की, ये पॉइंट क्या था आपका, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ था। और काइनेटिक एनर्जी अगर सिर्फ हाइड्रोजन के लिए z हमने लिया था तब सिर्फ ऐसे डॉटेड वाले ग्राफ आते। तो बेटा हमारे पास चीजें फिक्स है, तो ये ग्राफ बन गया था हमारे पास, वो लाइन वाला नहीं आता। लेकिन z की वैल्यू अगर आप नंबर ऑफ एटम अलग अलग बदलोगे तो ये हमारा कहने का मतलब होता है कि इसी लाइन में लाइक करेगा, इसके ऊपर नीचे अगर आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। सर हाँ जी
सर ये डॉट्स यही शो कर रहे हैं ना कि एन की सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही ले सकते हैं हम। वैल्यू के लिए अगर मैंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हुआ तो डॉट वाले की है, मतलब n की वैल्यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने दी। सर ये समझ में नहीं आया कि ये लाइन ज्वाइन क्यों मतलब करते हैं अगर हमारी इंटीग्रल वैल्यू भी हम लेते हैं तो। हाँ ठीक, n इक्वल टू 1 के लिए मान लो सॉल्व किया, 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, एक पर्टिकुलर डॉट डॉट अलग अलग आए। फिर अगर आप एटम बदलोगे तो z की वैल्यू बदल गई। यस सर। ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो सकता है कि किसी कांस्टेंट z के लिए वापस ये आपस में अटैच होने लग जाए, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अदरवाइज आपको एग्जैक्टली क्या बनाना है, डॉटेड की बनाना है। ये हो सकता है कुछ के पॉइंट इसके बीच में आ जाए, कुछ के इसके बीच में नहीं आए, इसलिए जनरली मैंने दिखाया कि स्ट्रेट लाइन निकालना। ठीक है, डॉट्स को ज्वाइन करने के लिए जैसे एक्सपेरिमेंटल अगर आपने एनालिसिस किया तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, तो ग्राफ कैसा आया कुछ भी बताने के बजाय हमने इनको ज्वाइन करके कैसा स्ट्रेट लाइन आया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। सर ये अभी भी समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ ये। डॉट ज्वाइन कैसे किए? यस सर। मैं कह रहा हूँ कि आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे मान लो कि पर्टिकुलर मेरा पॉइंट पे हर वैल्यू पे n की अलग अलग वैल्यू पे हमारे लिए एक काइनेटिक एनर्जी का इस टाइप से ग्राफ है। ठीक है, आप सिंपल तो समझो, मैंने कोई भी z एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। यस सर। आपसे क्वेश्चन है पूछा गया कि जो आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज आई है उस ग्राफ का नेचर क्या है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और n के साथ किस रिलेशन में वेरी कर रहा है। यस सर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और n या फिर जो भी n 1/n² लिखा था कि n² लिखा था, क्या लिखा था इसमें स्ट्रेट लाइन आया था 1/n²। 1/n²। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर कैसे वेरी कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग। अगर 1/n² रखो, n की वैल्यू जैसे जैसे आप बदलते जाओगे काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगा, तो आंसर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वेरी कर रहा है। मतलब अगर आपने 1 टाइम किया तो वो भी 1 टाइम हो गया, 2 टाइम किया तो वो भी 2 टाइम हो गया, 3 टाइम किया वो भी 3 टाइम हो गया। तो इसका मतलब कैसा नेचर शो करेगा, वो स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन शो करेगा। यस सर। अच्छा सर, हम प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे एक्यूरेट वैल्यू का नहीं बना रहे। नहीं, एक्यूरेट वैल्यू का बनाते बेटा ऐसे डिस्क्रीट ग्राफ आता। ओके सर। सर हाँ जी, सर ये जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो प्लॉट किया है वर्सेस 1/n², सर ये काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की है ना। हाँ इलेक्ट्रॉन की है। तो सर ये वो वाला ग्राफ नहीं है ना कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब सर ये इसका ग्राफ नहीं है ना। नहीं ये इसका नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी का प्लस 13.6 z² बोर्स ऑर्बिट के लिए। सर फिर जो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये भी डिस्क्रीट बनेगा ना अगर सिंगल एटम के लेंगे। हाँ सारे के सारे डिस्क्रीट बनेंगे। तो सर इसका मतलब जो हमने एनर्जी निकाली है, मतलब ये के टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तो असलियत में एनर्जी है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन की, वो तो हमने उससे निकाली है ना। बेटा सब जगह वो फेलियर नहीं होता है, पेज कंसीडर होता है। अभी स्पेक्ट्रम में पढ़ाऊंगा ना, वहाँ यही काम आता है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम बोर से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो कुछ थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक होते हैं तो कई जगह फायदा भी करता है। अभी मल्टी इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ते हैं जब श्रोडिंगर में, तो जब हाइड्रोजन के लिए एटम की रेडियस निकालते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, तो बोर रेडियस के बराबर ही आती है। मतलब इतना एक्यूरेट इसका एजम्पशन था, जिसने पोस्टुलेट्स लिए थे, एजम्पशन लिए थे, वो इतना एक्यूरेट था कि बाद में श्रोडिंगर जो अभी तक वैलिड है मल्टी इलेक्ट्रॉन थ्योरी के लिए, ठीक है, उसमें फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन के लिए हम जब निकालते हैं तो वो बोर रेडियस के बराबर ही रेडियस आती है। कुछ ना कुछ एक ड्रॉबैक होता है, कुछ अच्छा होता है, अच्छा वाला हम पढ़ लेते हैं अपने काम की चीज। सर हाँ जी बोलो। फिर आप करा दीजिए, मैं पूछ लूंगा बाद में। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का पॉइंट लिखिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड
the energy required to remove an electron from the valence shell of an बेटा आप लोग के भी दूसरी क्लास भी है ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी है, फिर क्वेश्चन करना है एनर्जी वाले पे ढेर सारे। अगले लेक्चर में हम करते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू।